हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्राइस मैकेनिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि अगर आपको पेपर में आ जाता है कि प्राइस मैकेनिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर लिखो और लॉन्ग क्वेश्चन लिखो तो किस हिसाब से आपने लिखना है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस वीडियो से पहले क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके ऊपर मैंने डिटेल बनाई हुई है वीडियो में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। Having known the meaning of price mechanism, the question arises whether or not operation of price mechanism is possible अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो एक बार अगर आपको पता है कि भाई प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, अब सवाल ये खड़ा होता है, क्वेश्चन आपके आगे ये आ जाता है कि क्या प्राइस मैकेनिज्म इकोनॉमिक प्लानिंग में काम करेगा कि नहीं करेगा। दिस इन दिस रिस्पेक्ट द इकोनॉमिस्ट हैव द फॉलोइंग टू व्यू पॉइंट्स। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यू पॉइंट्स इसमें। फर्स्ट व्यू पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, प्राइस मैकेनिज्म इज नॉट ऑपरेटिव इन इकोनॉमिक प्लानिंग। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि भाई प्राइस मैकेनिज्म तो कहता है कि भाई खुली छूट दे दो, तो इकोनॉमिक प्लानिंग कहती है कि कंट्रोल करके चलो, तो ये तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। इन इन द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर एच गॉसन, केन्स, हाइक एटसेट्रा, ऑपरेशन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर जो ऑपरेशन है प्राइस मैकेनिज्म का, ये नहीं चल पाएगा। मेन कॉजेज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म नॉट ऑपरेटिंग इन द प्लान्ड इकोनॉमी आर एज अंडर। कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म नहीं चल पाएगा, वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, एब्सेंस ऑफ assumptions. Operation of price mechanism is based on certain assumptions which are not found in economic planning. इन इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि ये जो प्राइस मैकेनिज्म है ये कुछ assumptions पे काम करता है और वो assumptions इकोनॉमिक प्लानिंग में काम नहीं करती। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, assumption of price mechanism like lack of external interference, free economic system, etc. are not there under the planning इकोनॉमी या इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। जो भी प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर ना ही ऐसा होता है कि भाई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो या ना ही फ्री इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो जब इसकी assumptions ही नहीं काम कर रही तो ये कैसे काम करेगा, ये मेन मुद्दा है इसमें। In case of economic planning, elements of price mechanism such as cost, price, profits, etc. are not determined independently. तो बेसिकली जब भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग में आ जाते हैं तो जब भी हम किसी चीज़ का प्राइस तय करने लगते हैं तो हम ये नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट देखेंगे, प्राइस देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे और प्राइस डिटरमिन कर लेंगे। और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर उस चीज़ का प्राइस डिटरमिन करने के लिए। दीज एलिमेंट्स आर वेरी मच कंट्रोल्ड बाय द प्लानिंग अथॉरिटी और प्लानिंग अथॉरिटी पूरा कंट्रोल करती है इन चीज़ों को। हेंस अंडर प्लान्ड इकोनॉमी ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्राइसेस को फ्रीली मूव करने नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक कैलकुलेशंस। इकोनॉमिक कैलकुलेशंस आर कॉन्स्पिकस बाय देयर एब्सेंस अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। सिंपल वर्ड्स में, जब भी हम प्राइस मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं तो हमें प्राइस मैकेनिज्म में लगातार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, क्या क्या चीज़ कितनी है। उसमें हमें रेगुलर देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कितनी है और कैसे कैसे है। बट अगर हमें ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है और हमारे पास इतनी कैलकुलेशंस नहीं है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ माइसेस, विदाउट इकोनॉमिक कैलकुलेशंस देयर कैन बी नो इकोनॉमी। अगर कैलकुलेशंस ही नहीं करेंगे तो कोई समझ लो कि कोई इकोनॉमी नहीं है। ठीक है। हेंस हम ये कह सकते हैं, हेंस इन अ प्लान्ड इकोनॉमी वेयर इन द परसूट ऑफ economic calculations is impossible, there can be no means of determining what is rational, and it is obvious that production would never be directed by the economic consideration. अगर किसी भी मतलब हम ये करें किसी भी प्लान्ड इकोनॉमी को अगर देखें तो इसमें इकोनॉमिक कैलकुलेशंस करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है किसके कंट्रोल में होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो प्लानिंग अथॉरिटी है उनके कंट्रोल में होती हैं। और अगर हमने रैशनल तरीके से चलना है तो काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी मोटिव्स हैं वो प्रॉफिट मोटिव्स नहीं होते और जो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस है वो नहीं होती। वाइल अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो मार्केट इकोनॉमी है
या जो फ्री इकोनॉमी है, जो प्राइस मैकेनिज्म पे प्रॉपर चलती है, उसके अंदर सब कुछ फ्री होता है और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं रहती और सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है वो की जाती हैं। तो ओवरऑल इस पॉइंट में ये लिखा है कि भाई जो प्लान्ड अथॉरिटी है वो कंट्रोल करती है, तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी इम्पॉसिबल हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड नॉट in an independent manner but attribute arbitrarily under the इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रोसेस में आर्बिट्रेरीनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है प्लानिंग अथॉरिटी की, तो अपनी हिसाब से हम उसको नहीं चला पाते। इसलिए जो प्लानिंग अथॉरिटी है या जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इस सिस्टम के अंदर प्राइस मैकेनिज्म का चलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रैशनल डिसीजंस। अब प्राइस मैकेनिज्म तो तभी चलेगा जब आप अपने प्रॉफिट मोटिव्स के लिए काम करोगे या फिर अपने रैशनल डिसीजंस लोगे। इट इज पॉसिबल अंडर कंडीशंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, ये तभी सही रहेगा जहां प्राइवेट ओनरशिप्स होती हैं। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडर द ओनरशिप ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। ये ज्यादातर देखा गया है कि जो कमांड इकोनॉमीज होती हैं जहां सब कुछ सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, वहां पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। तो जहां प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं, वहां पे प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम कर पाएगा। Hence, there is no place for individual interest and profit motive। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो प्राइस मैकेनिज्म तो भूल ही जाओ कि होगा। Consequently, allocation of factors of production is not rational। तो बेसिकली जो एलोकेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो रैशनल तरीके से काम नहीं कर पाते। ठीक है। रॉबिन्स वाज also of the opinion that rational value of means of production without private property may be possible theoretically but it is impossible practically। रॉबिन्स का भी ये मानना था कि भाई थ्योरेटिकली तो हम बोल देंगे कि भाई जो रैशनल एलोकेशन हो जाएगी, प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे और हम उनका मतलब अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे, उनकी एलोकेशन करेंगे रिसोर्सेज की। बट प्राइवेट प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर जहाँ पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है या प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि सरकार कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेती है। नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ फ्री इकोनॉमी। देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री कॉम्पिटिशन। फ्री इकोनॉमी नहीं, फ्री कंपटीशन बोलना था मैंने, फ्री इकोनॉमी बोल दिया। एब्सेंस ऑफ फ्री कंपटीशन, देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री कंपटीशन इन द इकोनॉमी ड्यू टू इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में फ्री कंपटीशन तो हुआ ही नहीं, जब भी कोई प्लानिंग अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। कंसिक्वेंटली देयर इज नो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से मालूमात नहीं होगी। इन इट्स एब्सेंस द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इस हिसाब से देखें तो जो प्रॉब्लम है प्राइस डिटर्मिनेशन की वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम प्राइसेस को डिटर्मिन ही नहीं कर पाएंगे तो काम कैसे चलेगा, समझ के बाद। नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ रिलेटिव फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज पॉसिबल ओनली अंडर मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंडर ही डिमांड एंड सप्लाई को बराबर करके हम इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं। As against it, under planned economy, relative forces of demand and supply are not independent but controlled by price, but controlled and price of the factors as well as the commodities that are determined by the सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू सूट इट्स कन्वीनियंस। मैं फिर से आपको पढ़ता हूँ, ये लाइन थोड़ी लंबी हो गई है कि जब भी इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, बट ये जो प्राइसेस हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंट्रोल करती है। Prices so determined do not reflect correctly the availability or the scarcity of goods and the factors। तो जो भी प्राइस जो प्लानिंग अथॉरिटी जो है डिसाइड करेगी वो करेक्टली नहीं दिखाते कि गुड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है। कंसिक्वेंटली द फंक्शनिंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म बिकम्स इम्पॉसिबल। तो इससे क्या होता है, जो प्राइस मैकेनिज्म की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है। तो खुद सोचो, मार्केट में पता ही नहीं लग रहा, सरकार ने प्राइस डिटरमिन कर दी है। प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं कि प्राइस को फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ेंगे तो पता लगेगा प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मतलब डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस गिर रहे हैं तो मतलब डिमांड कम हो रही है। तो इस हिसाब से पता ही नहीं लग पाता कि हो क्या रहा है। In short, price mechanism is in fact a special feature of free market economy. Hence, free functioning of price mechanism is impossible under
प्लान्ड इकोनॉमी। तो कंक्लूड करने में ये कहा गया है कि भाई प्राइस मैकेनिज्म एक स्पेशल फीचर है मार्केट इकोनॉमी का, और अगर हम प्लान्ड इकोनॉमी में चल रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा? द assumptions under which price mechanism operates are not found in economic planning। वो assumptions जिस पे जो है मार्केट इकोनॉमी चलती है, जो है वो assumption जो है प्लान्ड इकोनॉमी पे नहीं लग सकती। ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइस मैकेनिज्म है वो प्लान्ड इकोनॉमी में नहीं चलते, ये कंक्लूड करने की कोशिश की है। दस, द रैशनल इकोनॉमिक कैलकुलेशंस आर इम्पॉसिबल अंडर planned economy, nor is rational allocation of resources possible because under it price mechanism is controlled and regulated। वही बात दोबारा दोबारा कि भाई इसमें अच्छी कैलकुलेशंस नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सरकार के कंट्रोल में होता है, तो रैशनल एलोकेशन ही नहीं कर पाते। हेंस द ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये तो था वन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा व्यू पॉइंट कहता है कि प्राइस मैकेनिज्म इज ऑपरेटिव इन इकोनॉमिक प्लानिंग। वो कहते हैं कि जो प्राइस मैकेनिज्म है इकोनॉमिक प्लानिंग में होता है। ठीक है, अब उनके क्या व्यूज हैं, उनके क्या मतलब व्यूज हैं इस टॉपिक को लेके, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मेनी इकोनॉमिस्ट लाइक लर्नर, टेलर एटसेट्रा आर ऑफ द opinion या view that operation of price mechanism is possible in case of economic planning। वो कहते थे कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर भी आप प्राइस मैकेनिज्म को ऑपरेट कर सकते हो। कैसे? They give following arguments in support of their conclusion। Number one, possibility of proper allocation of resources। उन्होंने कहा कि हम अच्छे से रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर हम रिसोर्सेज को अच्छा एलोकेशन कर सकते हैं। उन्होंने अपना व्यू पॉइंट कैसे दिया? ये इवन अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल। कैसे? इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट इन केस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द प्लानिंग अथॉरिटी इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। हम ये कहें कि भाई जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो आर्बिट्रेरी तरीके से जो है प्राइसेस को डिटरमिन करेगी और डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करेगी, ये कहना गलत होगा। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी इवन अंडर प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में भी जो है एलोकेशन अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि जो प्लानिंग अथॉरिटी में लोग बैठे हैं उनका भी तो दिमाग है ना, उन्होंने भी तो उसी हिसाब से काम करना है ना कि भाई रिसोर्सेज को फुली एलोकेट किया जाए। इट मे हाउएवर be considered that as against free economy this process is a bit complex indeed। हम ये कह सकते हैं कि फ्री इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई फटाफट से चेंज होते हैं, प्राइसेस फटाफट से चेंज होते रहते हैं, मगर यहाँ पे इतनी तेजी से चेंजेस नहीं आते, थोड़े से डिलेड होते हैं, मगर चेंजेस तो आते ही आते हैं। तो बस वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर फुलर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम एलोकेशन तो यहाँ पे भी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायल एंड एरर मेथड में बी यूज्ड for the purpose of price determination and rational allocation of the resources। तो प्लानिंग के अंडर प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और इक्विलिब्रियम पे या एक अच्छी पोजीशन पे रीच किया जा सकता है जहां पे ऑप्टिमम एलोकेशन होगी। किस तरीके से? ट्रायल एंड एरर मेथड रेफर्स टू दैट मेथड with the help of which the value of each factor of production is determined in terms of money by planning authority। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में जो प्राइसेस है वो डिटरमिन करेगी कि भाई हर एक प्रोडक्शन का या फैक्टर का मतलब प्राइसेस क्या होगा। if at the if at the value determined by the planned authority demand for the product demand for the factor is less than its supply it would mean that high price has been fixed। सिंपल वर्ड्स में अगर उन्होंने कोई प्राइस तय कर दिया है और उस पर डिमांड कम है और सप्लाई काफी ज्यादा है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो प्राइसेस हैं वो काफी हाई तय कर दी हैं, इसलिए डिमांड नहीं हो पा रही है। एट दिस हाई प्राइस a situation of surplus supply of the factor will arise and the same will have to be lowered and fixed at that level at which the demand for and the supply of the factor becomes equal। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हमने प्राइस प्लानिंग अथॉरिटी ने हाई सेट कर दिया प्राइस, तो उस प्राइस पे तो डिमांड होगी नहीं और सप्लाई काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखते हुए जो प्राइसेस हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी को लो करने पड़ेंगे ताकि डिमांड बढ़े और सप्लाई भी थोड़ी कम हो और डिमांड सप्लाई बराबर आ जाए, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऑस्कर लैंच व्यू पॉइंट। अकॉर्डिंग टू ऑस्कर लैंच real free market economy is not perfectly competitive, rather it is ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उनका ये मानना था कि अगर पूरी तरह फ्री मार्केट इकोनॉमी कर दी तो बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को खा जाएंगे, तो कुछ ही प्लेयर्स बचेंगे, या तो ओलिगोपोली होगी या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल नहीं हो सकती। दिस रियलिटी फर्दर स्ट्रेंथन्स द
claim of the operation of price mechanism under the economic planning. तो इससे ये भी पता लगता है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर जो है प्राइस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. ऐसा नहीं है कि प्राइस मैकेनिज्म सिर्फ फ्री इकोनॉमी या परफेक्ट कंपटीशन में ही चलता है. Hence, it is wrong on the part of Mises and other economists to claim that because of the lack of perfect competition in the planned economy, there is no appropriate method available to know the correct prices. तो जो माइसेस ने पीछे मैंने डिस्कस किया वो कहा था कि भाई अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा तो प्राइसेस कैसे डिटरमिन होंगे. भाई और मार्केट्स में भी प्राइसेस डिटरमिन होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑन द कंट्रेरी, according to Lange, the reality is that because of the superiority of planned economy, there is far less need of trials to find out the correct equilibrium prices than अंडर द फ्री मार्केट इकोनॉमी. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में उन्होंने ये कहा कि डिमांड और सप्लाई फटाफट से ऊपर नीचे होती रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में एडजस्टमेंट्स बड़ी ज्यादा आ जाएंगी और इक्विलिब्रियम कभी डिसइक्विलिब्रियम, कभी इक्विलिब्रियम, कभी कुछ, और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी प्लान्ड इकोनॉमी में होगी क्योंकि वो ज्यादा सुपीरियर है और उन्होंने जो प्राइस फिक्स कर दिया उसी के हिसाब से काम चलेगा. ठीक है. लैंच फर्दर स्टेट्स दैट इन केस of economic planning, three conditions of equilibrium must be fulfilled for the rational allocation of resources. कौन सी three conditions है? Each producer and consumer should so adjust his scale and purchase that producer. मैं फिर से पढ़ता हूँ, कोई आ गया था सामने. Each producer and consumer should so adjust his scale and purchase that producer could not increase his income एंड कंज्यूमर हिज सेटिस्फैक्शन. तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है, उन्होंने कहा था कि जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है वो इस हिसाब से अपना स्केल एडजस्ट करेगा कि प्रोड्यूसर जो है अपनी इनकम एक हद से ज्यादा ना बढ़ा पाए और जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फैक्शन एक हद से ज्यादा ना बढ़ा पाए. इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. उन्होंने इसको सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा था. प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी शुड बी डिटरमिन्ड इन सच अ वे as to equate its demand and supply. तो उन्होंने कहा था कि प्राइस इस हिसाब से होनी चाहिए, इस हिसाब से डिटरमिन होनी चाहिए जहां डिमांड सप्लाई बराबर हो. इट विल बी ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो ये तो सबको पता है कि जहां डिमांड सप्लाई बराबर होती है वो इक्विलिब्रियम ही होता है. इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स मस्ट बी इक्वल टू इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्केल ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज. तो इनकम जो है कंज्यूमर्स की मस्ट बी इक्वल, वो किसके बराबर होनी चाहिए? इक्वल टू इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्केल ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज. मतलब उनकी उतनी तनख्वाह होनी चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से. बट ऐसा तो नहीं होता, काम ज्यादा होता है और तनख्वाह कम दी जाती है, तभी तो प्रॉफिट कमाता है ना जो प्रोड्यूसर है. तो अगर ये सारी इनको कंक्लूड करें, all the above three conditions are fulfilled by parametric function of price. तो ये prices determination ये सारी चीजों को कवर कर लेता है. It means that each person tries to adjust himself with the market prices by trial and error method. तो इनका मानना है कि जो भी पर्सन है, अगर हम प्लान्ड इकोनॉमी में देखें तो ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से ही प्राइस डिटरमिन करने की कोशिश करता है कि अगर प्राइस ऊपर सेट कर दिया तो नहीं खरीदेगा, नीचे सेट कर दिया तो ज्यादा खरीदेगा. ठीक है. This process continues till equilibrium is re-established और एब्सोल्यूट कंडीशन इज फुलफिल्ड. ये तब तक एडजस्टमेंट चलती रहती है जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम रीच आउट नहीं कर पाते. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा फॉर्म्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन इकोनॉमिक प्लानिंग. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.